हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस यानी विश्व उर्दू सम्मेलन रिसेंटली NCPUL द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बताना है इंडिया के किस शहर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो विश्व उर्दू कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने विश्व उर्दू सम्मेलन की शुरुआत की थी। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है NCPUL द्वारा यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। 2 दिनों तक नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो NCPUL यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है वो इसको ऑर्गेनाइज कर गया है। देखिए NCPUL की बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत कार्य करता है और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर सैयद अली करीम। इसके द्वारा ही वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किरण को लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत द्वारा। थावर चंद गहलोत कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। इन्होंने किरण नाम का एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया के जो लोग डिप्रेशन फील कर रहे हैं कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, वो किरण हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। 1800-599-0019 ये किरण हेल्पलाइन नंबर है जो कि एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी थावर चंद गहलोत जी ने लॉन्च कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बन गई है। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर होते हैं वही नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने के लिए IIT एलुमनी काउंसिल ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो IIT एलुमनी काउंसिल ने रसिया के साथ पार्टनरशिप की है। यह है रसिया। रसिया के साथ मिलकर IIT एलुमनी काउंसिल वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करेगी। ये IIT एलुमनी काउंसिल क्या है? जो इंडिया के 23 IITs हैं उनका एक ज्वाइंट ग्रुप होता है IIT एलुमनी काउंसिल। उसने रसिया की यानी रूस की 2 संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया सके। वो 2 संस्थाएं कौन सी हैं? एक है लोमनसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और दूसरी है रूसॉफ्ट। रूसॉफ्ट एक कंपनी है रसिया की। तो आप देखिएगा रसिया और IIT एलुमनी काउंसिल ने पार्टनरशिप की है ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया जा सके। बात करते हैं रसिया की, तो कुछ दिन पहले ही आर्मी 2020 जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम होता है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है रसिया के मॉस्को में। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रसिया की करेंसी क्या है? रूबल। और जो रशिया की स्टेट असेंबली यानी कि जो संसद है उसमें लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस टेनिस प्लेयर ब्रायन ब्रदर्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है ब्रायन ब्रदर्स ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ब्रायन ब्रदर्स बिलोंग करते हैं USA, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। देखिए ये हैं ब्रायन ब्रदर्स, ये हमेशा साथ में ही टेनिस खेलते थे। एक का नाम है माइक ब्रायन और दूसरे हैं बॉब ब्रायन। दोनों USA के डबल्स जो टेनिस का डबल्स खिताब होता है आज तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जोड़ी थी ब्रायन ब्रदर्स की। USA से बिलोंग करते थे। इन्होंने रिसाइन कर दिया है, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने 5 मेंबर पैनल बनाया है ताकि फ्यूचरिस्टिक रिसर्च पर उनको सजेशन दिया जा सके। आपको बताना है इस 5 मेंबर पैनल की अध्यक्षता किसको द्वारा की जाएगी? तो DRDO ने रिसेंटली वी राम गोपाल राव की अध्यक्षता में 5 मेंबर कमेटी या पैनल बनाया है जो कि फ्यूचर की रिसर्च पर DRDO को सजेस्ट करेगा। उसके अलावा जो DRDO की ऑल ओवर इंडिया में 52 लेबोरेटरीज हैं उनको कैसे रिवैम्प किया जाए फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस से, उसके विषय में भी आपका वी राम गोपाल राव पैनल सजेस्ट करेगा। ये हैं वी राम गोपाल राव जी, इन्हीं की अध्यक्षता में DRDO ने 5 मेंबर पैनल बनाया है। बात करते हैं DRDO की। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन हैं G सतीश रेड्डी,
उनका टेन्योर 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अगस्त 2022 तक के लिए। डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिनेट इज इन साइंस। नया क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एडोब के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सर्विसेज देने के लिए, जो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एडोब, जो अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। तो एचडीएफसी बैंक ने एडोब के साथ पार्टनरशिप की है ताकि उसके कस्टमर्स को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड किया सकें। ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? जो आपका एडोब का डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसका यूज करके अपने कस्टमर्स को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और कुछ दिन पहले ही इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2021 ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होंगे? तो ब्रिक्स गेम्स 2021 इंडिया में ऑर्गेनाइज होंगे। रिसेंटली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके स्पोर्ट मिनिस्टर की बैठक हो रही थी। उस दौरान इंडिया के जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि 2021 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, इसलिए 2021 में ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम को इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आप देखिएगा ब्रिक्स गेम्स 2021 इंडिया होस्ट करेगा। जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं उन्हीं के साथ ब्रिक्स गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ब्रिक्स की बात करते हैं तो आप मैप में देख लीजिए, ये है ब्रिक्स, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया। 2009 में ब्रिक्स को स्थापित किया गया था। 5 मेंबर कंट्रीज हैं। फर्स्ट मीटिंग हुई थी रशिया के यकातेरिनबर्ग में। उसके बाद 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। इस बार 2020 में रशिया इसकी चेयरमैनशिप यानी प्रेसिडेंसी रशिया के पास है, वही इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो 12th ब्रिक्स समिट इस समय रशिया होस्ट करेगा और जो 13th यानी नेक्स्ट ईयर होगी उसको इंडिया होस्ट करेगा। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसको सम्मानित किया गया इस बार? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है मारिक लुकास रिजनेवेल्ट को। ये हैं मारिक लुकास रिजनेवेल्ट। ये जो है नीदरलैंड यानी डच सिटीजन है और इन्होंने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पहली अपनी नॉवेल लिखी थी, जिसके लिए मारिक लुकास रिजनेवेल्ट को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। आप याद रखिएगा। साथ ही साथ जो मारिक लुकास हैं ये वर्ल्ड की यंगेस्ट ऑथर बन गई हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसको यूके या फिर आयरलैंड में लिखी गई किसी भी बुक के लिए जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया हो उसके लिए आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो आपकी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है, इस बुक को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। तो मिशेल हटचिसन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव बुक को रिलीज किया गया है हमारे आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे द्वारा। तो इस समय जनरल हैं MM नरवणे जी, उन्हीं के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर प्रोस्पेक्टिव बुक को रिलीज किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे बुक। इस बुक के ऑथर कौन है? तो रमनदीप सिंह संधू और मंजरी सिंह, उन दोनों ने ये बुक लिखी है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। आप याद रखिएगा। ये बुक किसकी लाइफ पे आधारित है? तो जो हमारे इंडिया के सेकेंड फील्ड मार्शल थे सैम मॉनिक शॉ, इनकी लाइफ पे आधारित है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? KM करियप्पा। तो आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये सुधा मूर्ति एक नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। क्या? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज बुक को सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर वीक ये किस डेट को स्टार्ट किया गया है? तो वर्ल्ड वाटर वीक इस बार 24 अगस्त को स्टार्ट किया गया है। 5 दिनों तक वर्ल्ड वाटर वीक चलेगा, 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक। पहले 23 को स्टार्ट होना था लेकिन कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण इसको 24 अगस्त कर दिया गया। देखिए वर्ल्ड वाटर वीक इस बार का थीम क्या है इसका? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन, ये इसका थीम है। इसको आप वर्ल्ड वाटर डे से कंफ्यूज मत करिएगा, वो आपका 22 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो आपका वर्ल्ड वाटर वीक है इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? सीवी मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोम में स्थित है। इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है। थीम आप याद रखिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज
एक्सीलरेटिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केविन मायर रिसेंटली इन्होंने किस कंपनी की सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दिया है? ये पोस्ट नहीं है, तो सीईओ पोस्ट। केविन मायर अभी तक टिकटॉक के सीईओ थे, रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये हैं केविन मायर जी, इन्होंने टिकटॉक की सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। इनकी जगह अब कौन लेगा? तो वनेसा पप्पास अब इनकी जगह ले लेंगे। देखिए जो आपकी टिकटॉक है ये एक चाइनीज फर्म है, इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? बाइट डांस इसकी पेरेंट कंपनी है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है बाइट डांस के या फिर टिकटॉक के? तो जेंग यामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला बिटकॉइन फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला बिटकॉइन फंड लॉन्च किया गया है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट। ये है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, ये अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसी के द्वारा विश्व का पहला बिटकॉइन फंड लॉन्च किया गया है। इसमें जो है करेंसी होगी वो बिटकॉइन में ही ट्रेड की जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन फंड लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड जो कि $3 बिलियन के रिलीज किए गए हैं। आपको बताना है किसने रिलीज किए हैं? तो ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड $3 बिलियन के रिलीज किए गए हैं एडीबी द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली $3 बिलियन के ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड रिलीज कर दिए हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? तो 5 वर्ष का होगा। देखिए पहली बार नहीं जारी किए हैं ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड, इससे पहले कुछ समय पहले ही एडीबी ने $4 बिलियन के ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड जारी किए थे। तो आप ये टर्म याद रखिएगा, ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड, ये एडीबी द्वारा जारी किए जाते हैं मोस्टली। इस बार $3 बिलियन के जारी किए गए हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर। बात करते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। रिसेंटली अशोक लवासा जी इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने दिवाकर गुप्ता को रिप्लेस किया है। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिलियन 500 मैगजीन इसने द मैन ऑफ द ईयर स्टेटस से किसको नवाजा है? तो द मिलियन 500 मैगजीन इस बार के द मैन ऑफ द ईयर स्टेटस से नवाजा गया है इमरान खान जी को। ये हैं इमरान खान जी, इस बार इनको द मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी मैगजीन द्वारा? द मिलियन 500 मैगजीन। जो ये द मिलियन 500 मैगजीन है ये जॉर्डन की एक पत्रिका है, उसी के द्वारा इमरान खान जी को द मैन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल इंटरनेट को किसके द्वारा एक्वायर कर लिया गया है? तो सर्किल इंटरनेट को रिसेंटली शेयर चैट द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। जो आपका सर्किल इंटरनेट है ये एक हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। क्या है? हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इसको रिसेंटली शेयर चैट ने एक्वायर कर लिया है। आप याद रखिएगा, सर्किल इंटरनेट एक्वायर्ड बाय शेयर चैट। शेयर चैट की बात करें तो इसकी एक पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है मोहल्ला टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड या फिर मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? अंकुश सचदेव। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आरोग्य मित्र अपॉइंट किए गए हैं? रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आरोग्य मित्र अपॉइंट कर दिए हैं। ये आरोग्य मित्र क्या करेंगे? जो भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में आएंगे उन सभी की फॉर्म फिलिंग करने से लेके एडमिट करवाने तक की सारी हेल्प करेंगे ये आरोग्य मित्र। साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी हेल्प करेंगे। तो आप देखिएगा, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिसेंटली आंध्र प्रदेश द्वारा आरोग्य मित्र अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये मित्र शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। क्यों? कुछ समय पहले यानी सबसे पहले राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। कौन? स्वास्थ्य मित्र। एडिक्शन को छुड़वाने के लिए स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। उसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र अपॉइंट किए थे, किसानों की हेल्प करने के लिए। अब आरोग्य मित्र अपॉइंट कर दिए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। मैप में देखते हैं, ये है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। सीएम कौन है इसके? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरो हार्ट ये एक मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फेरो हार्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है टाटा स्टील द्वारा। देखिए फेरो हार्ट मोबाइल है,
स्क्रैप स्टील, जो आपकी डैमेज स्टील होती है, लॉस हो जाती है, जो ट्रेडर्स के पास होती है, उसको परचेज करने के लिए और साथ ही साथ उस परचेज की मॉनिटरिंग करने के लिए ये फेरो हार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है टाटा स्टील द्वारा। तो वेंडर के माध्यम से स्क्रैप स्टील की जो परचेसिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए फेरो हार्ट ऐप टाटा स्टील ने लॉन्च कर दिया है। तो आप इन्हें देखिएगा, ये है फेरो हार्ट ऐप, इसको टाटा स्टील द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा स्टील की बात करें तो 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? टी.वी. नरेंद्रन। और चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नया क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार खरीफ शोइंग एरिया यानी खरीफ बुआई क्षेत्र इस बार कितने % बढ़ गया है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार इस बार खरीफ बुआई क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि यानी खरीफ शोइंग एरिया में इंक्रीज देखा गया है 8.5% का। टोटल इस बार एरिया जो कल्टीवेटेड हुआ है खरीफ क्रॉप के तहत वो हुआ है 1063 लाख हेक्टेयर। कितना? 1063 लाख हेक्टेयर। इतने एरिया में इस बार खरीफ क्रॉप का कल्टीवेशन किया गया है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ऑयल सीड में, जो खरीफ क्रॉप के दौरान ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन होता है उसमें 14% एरिया इंक्रीज हुआ है। उसके बाद राइस में भी आपका 12% एरिया इंक्रीज हुआ है। तो आप इतना याद रखिएगा, टोटल खरीफ सोइंग एरिया में 8.5% की इंक्रीज देखी गई है। खरीफ क्रॉप जो आपका जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर के दौरान, वो आती है आपकी खरीफ क्रॉप में। जैसे आपका पेडी यानी धान हो गया, आपका मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली वगैरह, ये सब खरीफ क्रॉप में आती हैं। तो आप इतना देखिएगा। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।